हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के गणित का अंक सॉल्व, जिसका कोड है 822 DX और आज ये इसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 1 से लेके 20 जो क्रमांक तक के प्रश्न हैं जो कि OMR पर लगाने हैं उनको हमने हल किया है। तो आज जो हम लोग लगाएंगे उसके आगे का प्रश्न लगाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं खंडवा, इसको हम सॉल्व करेंगे आज। तो इसमें लिखा सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका पहला प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हम यहाँ नहीं लगाएंगे, इसको हम छोड़ दे रहे हैं। ये रियल नंबर जो प्रश्नावली है आपको उसमें ये पूरा सवाल मिल जाएगा और इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सब मिल जाएंगे। तो आगे के प्रश्न हम लगाएंगे। बी वाला खंड, बी वाले खंड में सॉल्व करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न को। tan a + b = 1, tan a + b इसकी वैल्यू है 1 और tan a - b इसकी वैल्यू है 1/√3। ये है, इसे सॉल्व करना है। तो a b का मान निकालना है। यहाँ पे कुछ लिमिट भी लगाया गया है इसमें कि a और b की टोटल वैल्यू 0 से बड़ी और 90 अंश से छोटी होनी चाहिए या फिर बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे tan a + b = 1 को लिखेंगे tan 45 अंश। दोनों तरफ तुलना करेंगे तो tan से tan को हटा देंगे तो मिलेगा a + b इसकी वैल्यू 45 अंश। और यहाँ से इसको लगाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे tan a - b और 1/√3 है, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू है। यानी यहाँ से मिलेगा a - b = 30 डिग्री। आप इनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दो, इसको पहला हो गया, इसको दूसरा। इन दोनों को सॉल्व कर दो, चाहे जोड़ के लगाओ या जिसको हम विलोपन बोलते हैं विलोपन मॉडल से लगाओ या वज्र गुणन, चाहे जैसे सॉल्व करोगे। जैसे हम इसको 1 2 को ऐड कर दें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a जुट के हो जाएगा 2a और 45 और 30 जोड़ देंगे तो आएगा 75। तो a का मान हो जाएगा 37.5 अंश, 37.5 अंश हो जाएगा। अब इस a की वैल्यू चाहे जिसमें रख सकते हैं, जैसे पहले वाले में रख दो या दूसरे वाले में, तो आपको b का मान मिलेगा 7.5 अंश। ये हो जाएगा a और b का मान। तो ये था पहले का दूसरा खंड जिसमें दिया था tan a + b का मान 1 और tan a - b का मान 1/√3, जिसे हमें हल करना था। तो इस हिसाब से यह प्रश्न हल होगा। और फिर अब आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ पे इसमें गड़बड़ लिखा गया है, 64 सेंटीमीटर का क्यूब रहेगा, के संलग्न फलक को मिलाकर घनाभ बनाया गया। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये अगला सवाल है 1 का सी वाला पार्ट। सबसे पहले इसको फिगर के मदद से समझते हैं। दो घन है, उनको आपस में जब सटा के रख देंगे तो पहले का 5 सरफेस और दूसरे का 5 पृष्ठ, इसमें भी 5 पृष्ठ रह जाएगा और इसमें भी 5 पृष्ठ जो कि बाहर रह जाएगा। टोटल 6 होते हैं और एक आपस में ज्वाइंट हो जाएगा तो 5 5 आपस में बचेंगे। तो यहाँ पे इनका आयतन दिया है, लिखेंगे घन का आयतन, ये दिया है 64 सेंटीमीटर का क्यूब। तो यहाँ से निकाल लेंगे घन की भुजा। लिखेंगे घन की भुजा, ये होता है घन की भुजा का सूत्र आयतन का घनमूल। आयतन का घनमूल
यहाँ पे आयतन है 64, तो इसका घनमूल निकालेंगे। और 64 का घनमूल होता है 4, तो लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। जो घन की भुजा बनेगी वो हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो अब आगे लिखेंगे, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 5 इसका 5 उसका, दोनों को मिला के 10 पृष्ठ हो जाएंगे। और एक घन का क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 का वर्ग। भुजा का वर्ग होता है एक सरफेस, तो ये हो जाएगा 10 और 4 का वर्ग 16 बराबर हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। या फिर अगर आपको इसे लगाना है तो चाहे आप इसको घनाभ के रूप में लिख सकते हो कि जब इसको मिला के घनाभ बन गया तो उस घनाभ की लंबाई हो जाएगी 8 और चौड़ाई रहेगी 4 और ऊंचाई रहेगी 4। और फिर सूत्र आप इस्तेमाल कर सकते हो ये वाला। इस सूत्र में आप LBH का मान रख दोगे तब भी 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चाहे आप ऐसे लगाओ या फिर ऐसे, दोनों के मतलब उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा और ना ही दोनों में मतलब इसमें से कोई तरीका गलत है, सारे तरीके सही हैं। तो आपको इस हिसाब से प्रश्न को सॉल्व करना है। अब देखिए इसका ये तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। एक में वर्ग अंतराल दिया है और एक में बारंबारता हमें निकालनी है माध्यिका। तो सबसे पहले हम चार्ट बनाते हैं। माध्यिका निकालने के लिए हमें कम से कम 3 कॉलम की ज़रूरत होती है, तो हम 3 कॉलम बना लेंगे पहले। और इसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक तो सवाल में खुद दिया है वर्ग अंतराल, और फिर सवाल में दिया है बारंबारता। ज़रूरत किस चीज़ की पड़ जाएगी, वो है संचयी बारंबारता। जब आपको माध्यिका निकालनी हो तो संचयी बारंबारता, इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10, 20, ये 60 तक गया। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। ये हो गया बारंबारता। और सॉरी, बारंबारता नहीं, वर्ग अंतराल। बारंबारता 7, 12, 18, 7, 12, 18, 15, 10 और 3, ये है बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जो ऊपर वाला इसको लिख देना है इसे, फिर ऐसे क्रॉस जोड़ना, 7 में 12 को जोड़ के सामने लिख देना। ये हो गया 19, 19 में 18 जोड़ देंगे हो जाएगा 37, 37 में 15 जोड़ना है तो आएगा 52, और 52 में 10 जोड़ेंगे तो 62, और 62 में 3 जोड़ेंगे तो 65। इतना काम करना है आपको माध्यिका जब भी निकालना हो। अब उसके बाद ये जो संचयी बारंबारता निकाल रहे हैं, तो जो सबसे नीचे आया है इसे हम कहते हैं यन। तो यहाँ पे लिखेंगे यन, जिसे हम बोलते हैं बारंबारताओं का योगफल भी, या संचयी बारंबारता का सबसे बड़ा पद, तो इसको कहेंगे यन। और जब आपको माध्यिका निकालना हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी n/2 की, तो वो भी इसी समय निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 65/2, आधा करेंगे तो आएगा 32.5। ये किसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर आपको ज़रूरत किस चीज़ का पड़ेगा, वो है CF। अब ये CF कहाँ होता है, ये जो आपका n/2 है आपको ऊपर से देखना है, छोटे से बड़े की तरफ, कि 32.5 कहाँ हो सकता है। 19 में नहीं हो सकता है, लेकिन 37 के अंदर 32.5 हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपका CF 37। और 37 के ठीक सामने जो पड़ेगा
वो वाली आपको बारंबारता उठा लेनी है, तो उसको कहते हैं हम एफ। और इस 37, 18 इसके सामने जो हायर लिमिट है, उच्च सीमा, उसको ले लेना है, वो हो गया कैपिटल में यल 30। उसके बाद इस 30 और 20 के बीच में जो गैप है उसको हम लिखेंगे यच से। आपको इतनी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, एकदम आसान है। सबसे लास्ट वाला टर्म जो है उसका आधा कर दो, देखो कि किस में है, ऊपर से नीचे जहाँ पे होगा उसके अंदर सी एफ मिलेगा, उसके ठीक सामने एफ, फिर यल, फिर एच। ये जो हम तरीका बता रहे हैं इसमें देखो सब एक सीध में ही आएंगे। तो इतना लिखने के बाद अब लिखेंगे माध्यक या माध्यिका। हम आपको सूत्र बता दे रहे हैं, सूत्र इस्तेमाल करेंगे यल माइनस सी एफ माइनस एन बाई 2 अपान एफ इंटू एच। ये सूत्र यूज होगा, सारी वैल्यू इसी पर रख देंगे तो आ जाएगा। तो एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर हम कॉपी को आगे करते हैं। ये कॉपी हम थोड़ा किया आगे और अब लगा रहे हैं। यल की जगह पे लिखना है 30 और सी एफ की जगह पे 37, एन बाई 2 की जगह पे 32.5, एफ की जगह पे 18 और एच की जगह पे 10। जो भी यहाँ लिखा सारा वैल्यू इसमें लिख देना, जो भी आएगा उत्तर आएगा। 37 में से 32 घटाना है, 32.5 तो आएगा 4.5। नीचे 18, यहाँ 10 से गुणा, 4.5 में 10 से गुणा करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 45/18। और इसको लिख सकते हैं 30 ऋण 45/18 का मान होगा 2.5। चाहे तो अपने उसे काट दो, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 5 में 2 से भाग करेंगे 2.5 आएगा। 30 में से 2.5 घटाएंगे तो आएगा 27.5, यानी इसकी माध्यिका आएगी 27.5। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो एक बार आप देख सकते हैं, पूरा हम सीरियल से दिखा रहे हैं। ये है प्रश्न, इतना ही था, केवल माध्यिका निकालना हो तो एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद का ये आगे का प्रोसेस, ये यहाँ से यहाँ तक। तो इस हिसाब से आपको प्रश्न लगाने होते हैं। तो ये था पहले का चौथा। अभी इसमें 5वां और 6वां खंड बाकी है, तो अभी हम इसको लगाएंगे। तो अब हम पेज पलट रहे हैं। आपको जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वीडियो रोक के उसको ज़रूर लिख लेना, और सबसे पहली बात तो सवाल लगाने की कोशिश खुद करनी है। अब यहाँ पे आगे प्रश्न देखो, ये है ई वाला। तो पहले कॉपी को अपने पोजीशन में लेते हैं, ये हो गया। और सवाल है पहले का ई। प्रश्न है बिंदुओं 1, ऋण 5 और ऋण 4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक बताओ। तो ऐसे रैंडम, सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये भी गिर रहा है इसी बीच। ये जो सवाल है उसमें निर्देशांक है 1 और ऋण 5 और एक निर्देशांक है ऋण 4, 5। इनको मिलाने वाली रेखाखंड जो है वो रेखाखंड x अक्ष द्वारा विभाजित हो जाती है। तो जहाँ पे इस रेखाखंड को x अक्ष काटता है या जहाँ ये लोग x अक्ष को काटते हैं वहाँ पे निर्देशांक क्या होंगे। तो मान लो ऐसे एक जनरल बात मान लेते हैं। वैसे अगर फिगर भी बनाओगे तो फिगर कुछ ऐसा दिखेगा। पहला 1 ऋण 5 है, वो मान लो इधर कहीं है, ये वाला, ये x है y, मान लो यहाँ कहीं पे है 1, ऋण 5। और ये ऋण 4, 5 है, ये यहाँ कहीं मान लो। ऐसे एक रफ फिगर बनाया हमने, और मान लो ये दोनों पॉइंट हमने जोड़ दिया। सपोज करो ऐसे ये लोग जुड़ गए। तो अब इसमें कहा है कि जहाँ पे ये x अक्ष जहाँ इन लाइनों को काट देगा, यही है ये लाइन जहाँ पे x अक्ष इनको काट देगा, वही पूछा। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, x अक्ष द्वारा जहाँ ये लोग विभाजित होते हैं तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये कहा।
तो जहाँ पे इसको x अक्ष काट दे रहा है वहाँ पे y का कोई मान नहीं है, यानी इसका निर्देशांक हम मान लेते हैं कि बनेगा ये x का कुछ तो बनेगा लेकिन y इसमें नहीं है, यानी जो इसका निर्देशांक आप a मान लो, b मान लो, c मान लो, मान लेते हैं कि इसका निर्देशांक है a,0 इस पॉइंट का, जहाँ पे इस लाइन को x ने काटा। ऐसा हो सकता था कि इसको जहाँ पे y ने काटा हो, तो जब y जहाँ काटेगा वहाँ x 0, जहाँ x अक्ष काटता है वहाँ पे y 0। तो अब ये निर्देशांक निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है x माइनस x1 अपान x2 माइनस x1 इक्वल y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1। ये है दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। अब सारा वैल्यू इसी में रख दो। x माइनस, ये पहले वाले को हम x1 y1 कहते हैं और इसको x2 y2 मान ले रहे हैं, या फिर आप इसको x1 y1 कह दो, इसको x2 y2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उत्तर उतना ही आएगा। तो हम इसको x1 y1 कह रहे हैं, तो यहाँ पे हम x1 को ऋण 4 माने हैं, ये वाला, तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस x1, तो ये हो जाएगा धन 4। x2 माइनस x1 यानी 1 में ऋण 4 घटाना है, तो हो जाएगा 1 धन 4 बराबर y माइनस y1, y1 की वैल्यू 5 और y2 ऋण 5 माइनस y1, ये हो जाएगा 5। इस हिसाब से आपको लगाना है। अब ये कितना हो गया, x धन 4 और नीचे हो गया 5 बराबर y ऋण 5 और हो गया नीचे ऋण 10। ये हो गया इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन का समीकरण। अब चूंकि a,0 इसी पे है तो उसको इसी में रख देते हैं, लिखेंगे a,0। यहाँ आपको ऊपर लिखना पड़ेगा इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण। लिखेंगे a,0 रेखा पर स्थित है। तो जब ये रेखा पर स्थित है तो आप x की जगह पे a और y की जगह पर 0 रख सकते हो। तो x की जगह पे a लिख लो तो हो जाएगा a प्लस 4/5 इक्वल y की जगह 0, 0 माइनस 5 माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2, 5/10 का मतलब 1/2 हुआ। यहाँ से a प्लस 4 की वैल्यू 5 का गुणा 1 में हो जाएगा 5/2, 5/2 का मतलब चाहे 5/2 रहने दो या फिर 2.5 लिख दो। तो यहाँ से a का मतलब हो जाएगा 5/2 ऋण 4। तो 2 चौको 8, 8 में से 5 घटाएंगे तो आएगा ऋण 3। तो यहाँ पे निर्देशांक क्या बनेगा, निर्देशांक में पहले हमको x लिखना है यानी a पहले लिखना है, तो वो हो गया ऋण 3/2 और फिर y लिखना है और y पहले से 0 है। तो ये हो जाएगा उस बिंदु का निर्देशांक। हम सवाल थोड़ा नीचे कर रहे हैं, ये यहाँ से अब आप इसे लगा सकते हो। अब लगाते हैं हम अगला सवाल। हमने ये ई वाला लगा लिया है, अब हम एफ वाले को देखते हैं। पहले का एफ, सवाल पहले का एफ आप देख सकते हैं। हम थोड़ा ऊपर भी उठा दे रहे हैं इसको, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी सवाल का ले सकते हो। ये सवाल आप देख सकते हो। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2,3 है और बी के निर्देशांक है 1,4। हमें ए का निकालना है। तो ये सवाल है, आप चाहे तो इसका फ़ोटो ले सकते हो। और अब उसके बाद हम यहाँ से लगाना आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इसका एडजस्टमेंट करते हैं और ये 1F। अभी ये सेट कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर से इन सवालों को हम व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करना शुरू करेंगे और आपका रिवीजन भी वहीं पर शुरू करेंगे हम। तो पहले हम इस dx को सॉल्व कर लें, उसके बाद आगे देखेंगे। तो सबसे पहले एक रफ इमेज बना लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी बनेगा तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा।
हम एक रफ इमेज बना ले रहे हैं और इसमें एक व्यास ले लेते हैं AB, जैसा कि सवाल में उन्होंने कहा था। ये देख लीजिए आप सवाल, इसमें AB व्यास था, A का निर्देशांक हमें निकालना था और B का निर्देशांक इन्होंने दिया था और साथ में सेंटर का भी निर्देशांक इन्होंने 2,3 दिया है। तो केंद्र का निर्देशांक है 2,3 और B का है 1,4। हमें निकालना है A का। अब आपको मालूम है कि जो वृत्त का केंद्र होता है वो व्यास का ठीक बीचों बीच वाला बिंदु होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे कि वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का, अब मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, सूत्र उसका यही है x1 + x2/2 y1 + y2/2, यही सूत्र होता है। अब हम आपको बता रहे हैं x1 y1 x2y2 ये कहाँ होते हैं और केंद्र के निर्देशांक को लिखते हैं x, y से, ये भी आप समझ लो। तो एक बार सूत्र को फिर से रिवाइज कर रहे हैं, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अब कौन कहाँ होता है? ये जो मिड पॉइंट होता है इसके निर्देशांक को हम x, y से लिखते हैं। किसी एक को x1 y1 कह दो, एक को x2 y2, चाहे तो आप इधर वाले को x1 y1 कहो, इधर वाले को x2 y2, मर्जी आपको। तो हम यहाँ A वाले को x1 y1 कह दे रहे हैं, इसको xy कह रहे हैं और इसको x2 y2 कह रहे हैं। अब ये सारी वैल्यू इसी में लाके कॉपी पेस्ट करनी है। तो यहाँ पे x का मान है 2 और y का मान है -3, x1 y1, तो x1 में 1 जोड़ना है, 1 और 2 की वैल्यू उसमें से उठा के रखनी है। तो x1 की जगह पे x1, उसके बारे में जानकारी है नहीं, और x2 की जगह पे 1 हो जाएगा बटे में 2। ऐसे ही y1 के बारे में जानकारी नहीं है और y2 का मान है 4, ये हो गया बटे में 2। अब आपको तुलना करनी है दोनों तरफ, x वाले पार्ट का x से, y वाले पार्ट का y से। तो जब आप तुलना करोगे तो मिलेगा कि x1 + 1/2 = 2, और यहाँ से अगर इसको सॉल्व कर दो, 2 का 2 में गुणा 4 और 1 आके घट जाएगा, तो x1 का मान आएगा 3। ऐसे ही y1 + 4/2, इसकी वैल्यू है -3, तो 2 3 6 हो जाएगा और 4 उस साइड आके जुड़ेगा तो -10 हो जाएगा, यानी यहाँ से y का मान आएगा -10। तो A का निर्देशांक क्या बन जाएगा, नहीं चाहे तो लिख दो, x1 आया है 3 और ये आया -10, ये हो गया इसका उत्तर। तो ये है 1F। कैसे लगाना है आप देख सकते हो यहाँ पर, और कोई भी बात आपको नहीं समझ में आएगी तो आप कमेंट के जरिए ज़रूर पूछना। तो अब चलते हैं आगे। आप देख सकते हो कि ये जो हमारा खंड बा था इसमें 1 से लेके कुल 6 तक थे। हमने पहला वाला जो है ना, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, ये पूरा हम एकदम सामने आपको करके दिखा दे रहे हैं। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न हैं हमने इनको रियल नंबर एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसमें इस टाइप के जितने भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आए हैं सबको हमने लगाना सिखा दिया। तो आप वहाँ पे जाके इन्हें ज़रूर सीखना। बाकी ये सारे प्रश्न हैं, आप इसका चाहे तो फ़ोटो ले लो, अगर आपके पास किताब है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसका फ़ोटो ले लिया करें। और फिर उसके बाद यहाँ पे उसका लास्ट वाला सॉल्यूशन। और अब चलते हैं खंड बा के दूसरे प्रश्न पर। ये है खंड बा का प्रश्न। तो इसमें पहले हम आपको कुछ ज़रूरी चीज़ दिखाते हैं।
यहाँ पे आप देखो इन सवालों पे स्टार के निशान बने हुए, ए पर भी स्टार है, बी पर भी स्टार है और ये सी पर। इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर या टॉपिक NCERT द्वारा हटा दिए गए हैं। मतलब अब इस टाइप के प्रश्न नहीं आएंगे। जो 2024 में आपको परीक्षा देनी है तो इस टाइप के प्रश्न उसमें नहीं होंगे जिस पे स्टार बना हुआ है। कुछ जो अंसाल 12 उसमें स्टार वगैरह नहीं बनाया हुआ है, लेकिन ये मतलब टोटल अपडेटेड रहता है ये जो प्रकाशन की किताब है। तो इसमें साफ साफ इन्होंने बना दिया है कि इस टाइप के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में नहीं आएंगे और इनकी जो टॉपिक है या पूरे के पूरे चैप्टर ही हटा दिए गए हैं किताब से। फिर भी हम आपको इन प्रश्नों को लगाना सिखाएंगे कि दुर्भाग्य से अगर आ भी गया तो आप ऐसे सवालों से निपट जाओगे। तो पहले कॉपी को लेते हैं पीछे साइड में और लिखते हैं दूसरे का पहला प्रश्न आपके सामने कर रहे हैं। पहले प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है। मतलब केवल एक ही हल है। तो पहले हम समीकरण लिखते हैं। एक समीकरण है 2x + ky, वैल्यू है 1, ये है एक समीकरण। और एक है 3x - 5y, ये है 7, दूसरा समीकरण। कहा है इसमें अद्वितीय हल है तो k का मान बताओ। सवाल में कहा है कि इसके अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल होने का कंडीशन होता है A1/A2 ≠ B1/B2। ये आप ध्यान देना, यही कहानी होती है। अब A1 कौन है? x के गुणांक को कहते हैं चिन्ह सहित, और जो B1 B2 वाली लाइन है ये हम y के गुणांकों को बोलते हैं। तो यहाँ पे पहले समीकरण से A1 उठा लिया और दूसरे समीकरण से A2, ये हो गया 3 ≠ B1 का मान यहाँ k ले लिया और B2 का मान नेगेटिव में 5। हल करेंगे तो यहाँ से k आएगा ≠ -10/3, यानी k की वैल्यू -10/3 नहीं होना चाहिए। उसे छोड़ के चाहे जो रहेगा सबके लिए अद्वितीय हल होगा। तो यहाँ पे कहा था k का मान बताओ, तो k का मान आएगा मतलब यहाँ पे ≠ -10/3। ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आप यहाँ से देख सकते हैं। और फिर ये दूसरा प्रश्न है, उसी का बी वाला पार्ट है। पहले प्रश्न हम आपके सामने करते हैं। निम्नलिखित समीकरण के युग्म को वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए हैं। तो जितना भी आपका कक्षा 10 का गणित है टोटल हमने सॉल्व करके रखा हर एक प्रश्न को, और वहाँ पे हमने आपको एक एक थ्योरम सिखाने की कोशिश की है। तो आप एक बार हमारे प्लेलिस्ट पे ज़रूर विजिट करें, वहाँ पे देखें ज़रूर इनको। खैर हम आगे यहाँ पे प्रश्न को लगाना आपको सिखा रहे हैं। प्रश्न है, पहले लिख देते हैं 2x + 3y - 46 = 0। ये है इक्वेशन नंबर 1। और है 3x + 5y - 74 = 0। यह है इक्वेशन नंबर 2। इसको वज्रगुणन विधि से लगाना है। तो वज्रगुणन विधि से लगाने के लिए क्या करना रहता है? 2 तरीके से सवाल लगाते हैं। पहला तो हमें ये ध्यान रखना रहता है कि दायां पक्ष 0 हुआ कि नहीं। अगर नहीं है तो हम दाएं पक्ष को 0 कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे 3 ठो क्रॉस का निशान बनाएंगे, एरो को इस दिशा में कर देंगे। बहुत आसान है ये। पहले पे लिखेंगे x, दूसरे पे y, तीसरे पे 1। ये आपको लिखना है। जहाँ पे हमने x लिखा तो हम y से शुरुआत करेंगे। तो यहाँ y का गुणांक है 3, दूसरे में 5। ये हो गया। अब इसको लिखने के बाद आपको इसे लिखना है, जो लिखा है चिन्ह से, तो इसको लिख दो 46 74। ये हो गया, ये हो गया। अब बचाइए तो इसको लिख देना है 2 और 3। अभी लास्ट में कौन रहेगा? जो शुरुआत में है, ये। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है y के गुणांक से, फिर अचर पर जिसमें x या y नहीं है, उसके बाद x को, और उसके बाद जो शुरू में है वही लास्ट में।
अब क्या करना है, यक्स अपान ऐसे तिरछा गुणा करना, 3 का गुणा 4 में 12, 3 का 7 में 21, 22 हो जाएगा 222 और चिन्ह आएगा माइनस में। और इधर से जाते समय गुणा करेंगे, 5 का 6 में 30, 5 चौक को 20, 3 23, 230। और इधर से जाते समय आपको माइनस लगाना है, लेकिन इसके गुणनफल में ही माइनस आ रहा है तो चिन्ह प्लस इस्तेमाल होगा। फिर हो गया वाई, और इधर से गुणा होगा 46 का 3 में 138 माइनस में आएगा। और इधर से जाते समय आपको गुणा करना, 2 चौक को 8, 2 सत्ते 14, 148, और बीच में आपको माइनस लगाना और इसके गुणनफल में भी माइनस आएगा तो प्लस हो गया 1/2 से इधर गुणा 10, और इधर से जाते समय गुणा करना लेकिन माइनस लगा देना तो 9 आएगा। ये हो गया x बटे 230 में से 222 घटाएंगे तो आएगा 8, और 148 में से 138 घटाएंगे तो आएगा 10, और यहाँ आएगा 1/1। तो हल करने पे आएगा 8/1 यानी 8, और y का मान आएगा 10। x का मान 8 और y का मान 10। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। चाहे तो आप इसमें रख के चेक कर सकते, जैसे यहाँ पे हमने 8 रख दिया तो 8 का गुणा 2 में करेंगे 16, और 3 का गुणा y की जगह 10 रखेंगे 30, और 16 और 30 46, 46 में से 46 जाएगा 0। इसमें भी रख के चेक कर सकते हैं, x की जगह पे 8, 8 3 24, इसमें रखेंगे 10, 5 10 50, 24 और 50 74, इधर ऋण 74 बराबर 0। तो इस हिसाब से आपको प्रश्न लगाना है। ये था दूसरे का बी वाला पार्ट। अब दिखा रहे हैं हम आपको अगला प्रश्न, जो कि ये भी सिलेबस से काट के बाहर कर दिया है। इस पे भी स्टार बनाया हुआ है, एक लाइन खींचनी है जिसको 3:4 में विभाजित करना है। तो ये रचनाओं से संबंधित प्रश्न है, और हमने ढेर सारी रचनाएं की हुई हैं, आप वहाँ पे जाके इनको देख सकते हैं। जो पीछे का सेट था उस सेट में भी ऐसे ही सेम टू सेम सवाल आए हुए हैं। तो जो रचना की चीज़ हम इसको यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि उसको एग्जैक्ट समझने के लिए आपके पास प्रकार होना चाहिए, और उसके बाद पेंसिल वगैरह सब आपको प्रॉपर चीज़ रखनी पड़ेगी, तो आप इसको एग्जैक्ट समझ पाएंगे। रफ के लिए भी आप इसको चाहे तो बना के सीख सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न हमने बहुत सारे लगा दिए हैं, तो हम उसको भी छोड़ रहे हैं। रचनाओं से संबंधित प्रश्नावली है, उसमें आपको ये मिलेगा। अब बारी आती है 2D की, तो पहले इसको 2D को देखते हैं कि क्या है। पेज हम पहले बदलते हैं, और पेज बदलने के बाद सबसे पहले कॉपी का एडजस्टमेंट करते हैं, और उसके बाद देखते हैं प्रश्न क्या था। ये भी गिरा पड़ा जा रहा है। ये प्रश्न है 1D। आप देखिए पहले, हाँ प्रश्न ऊपर कर रहे हैं। प्रश्न है cos थीटा का मान 4/5 है, तो sin थीटा cos थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान बताओ। 2D cos थीटा का मान है 4/5, तो मान किसका निकालना है, sin थीटा cos थीटा और tan स्क्वायर थीटा, इसका मान हमें निकालना है। कई तरीके हैं, चाहे तो आपको cos थीटा दिया है, sin थीटा निकाल लो, इसकी जगह पर रख दो, और tan स्क्वायर थीटा भी निकाल लो इसके मदद से, और इसकी जगह पर रख दो, आ जाएगा बड़े आराम से। तो इस टाइप के प्रश्नों को अगर आपको लगाना है और आप हाई स्कूल में हैं, तो ये सबसे अच्छा होता है कि फिगर बना के लगा लो। यहाँ पे एंगल मान लेते हैं थीटा। cos थीटा का मतलब होता है आधार और कर्ण का अनुपात, तो आधार 4 हो गया और कर्ण हो गया 5। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 5 का वर्ग 25, 4 का 16, 25 में से 16 घटाएंगे 9, उसका वर्गमूल 3। और वैसे भी याद रखना एक समकोण त्रिभुज में 3 4 5 का रिलेशन होता है। अब हमें इसका मान निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ से साइन थीटा निकालते हैं। लंब और कर्ण का अनुपात होता है 3/5। cos थीटा पहले से पता, बारी आ गई tan की, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब और आधार का अनुपात यानी 3/4, और यही सारी वैल्यू उसमें छाप देना है। तो साइन थीटा का मान 3/5, cos थीटा का मान 4/5 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी 3/4 का वर्ग। तो 3 चौक को 12 और 5 का वर्ग 25, यहाँ हो जाएगा 9 और 16,
और फिर बराबर करेंगे। और उसके बाद इसको लगाने के लिए आपको करना क्या है, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा। 16 का 2 में 32, चाहे तो एलसीएम भी ले सकते हो या डायरेक्ट गुणा कर। 16 का 2 में 32 और 16 का फिर 1 में 16 और 3 19, 192। इधर से 25 का 9 में 225 और नीचे दोनों का। 16 का 5 में 80, 16 दूनी 32 8 40, 400। इसको जोड़ दो, 5 2 7 और 9 2 11, 1 2 1 3 1 4, 417 बटे। इसको चाहे तो सही बटे में बना सकते हो, तो आएगा 1 सही 17 बटे 400। चाहे तो इसको दशमलव में बनाओ, जो मर्जी आपको, आप वैसे इस प्रश्न को लगा सकते हो। तो ये है 1D नहीं बल्कि 2D है, आप इसे लगा लीजिए। और अब दिखाते हैं हम आपको 2 का ई वाला पार्ट। अगला ये समांतर माध्य का सवाल है। लेते हैं इसको आगे। ये वाला हो गया, तो पहले इसको लिख देते हैं, इसको 2। जहाँ तक हो सकता है कि प्रश्न को लगाना ना पड़े। समांतर माध्य निकालने के लिए आपको 2 कॉलम तो फिक्स है, उसके बाद आप जितना कॉलम बनाना चाहो, 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम, कई कॉलम पे सवाल लग सकता है। पग विचलन विधि है, कल्पित माध्य विधि है, सामान्य विधि है, न जाने कितने तरीके हैं समांतर माध्य निकालने के लिए। ये सारी चीज़ आपको सांख्यिकी में मिल जाएगी। तो एक में दिया है प्राप्तांक और एक में है विद्यार्थियों की संख्या, जिसे हम बारंबारता कहेंगे। और ये चल रहा है 20, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 0 से 10, 20, 30, 30 से 40, 40 से 50। और ये है 6 F, 6 10 और एक लास्ट में है 5। इसमें समांतर माध्य दे दिया कि 25 आएगा, तो कहा है कि यहाँ पे F का मान बताओ। तो आपको अगले कॉलम में निकालना होता है X, जिसे हम बोलते हैं वर्ग चिन्ह। कैसे आता है, इसको जोड़ के आधा, 10 और 0 जोड़ के 10, आधा आएगा 5। अब अगर अंतराल सबका समान हो तो अंतराल जोड़ते हुए चले जाओ। जैसे 10 10 का गैप, इसमें 10 जोड़ देंगे 15, 10 इसमें जोड़ देंगे 25, 10 यहाँ पे 35 और 45। चाहे आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ के आधा करो, 40 50 90 का आधा 45, 40 30 70 का आधा 35। चाहे जैसे अगले वाले लाइन में आपको लिखना होता है F(x), यानी बारंबारता गुणे पद। ये डायरेक्ट लगाने का तरीका हम आपको बता रहे हैं। चाहे तो आप यहाँ पे कल्पित माध्य विधि अपनाओ या फिर पग विचलन विधि, जब तक कहे ना तब तक आप चाहे जैसे लगाओ। तो उसमें 6 का गुणा आप ये 5 में करेंगे 30 आएगा, F का 15 में 15 F हो गया, और 25 का 6 में 150, 10 का 35 में 350 और 45 का 5 में 225। ये हो गया। फिर अब लास्ट में आपको निकालना रहता है, जिसे हम कहते हैं सिग्मा F, यानी फ्रीक्वेंसी का योगफल। तो हो जाएगा 10 5 15, 15 6 21 और 21 6 27। तो ये हो गया 27 धन F। और आपको निकालना रहेगा F(x) की वैल्यू, ये वाले लोगों का योगफल। इनको भी आप जोड़ सकते हो। 350 ये है और 150 ये है, ये हो गया मिला के 500। और उसमें 30 जोड़ना है, 530 और 225 और जोड़ेंगे तो 5 2 7, 755 हो जाएगा। ये 755 धन 15 ये हो गया। उसके तुरंत बाद आपको सूत्र लगानी है माध्य की। इसी सूत्र को लगा के जो आएगा उत्तर आएगा सिग्मा F(x) बाई सिग्मा F। समांतर माध्य इन्होंने पहले से दे दिया 25,
सिग्मा एफ एक्स का मान है 755 धन 15F और नीचे रहेगा 27 धन F। जो आएगा यहाँ से F का मान वो उत्तर रहेगा। कैसे लगाओगे? 27 धन F का गुणा 25 में कर देना और उसके बाद जो आएगा दोनों तरफ से F रहेंगे, आप पक्षांतर करके हल कर लेना, जो आएगा उत्तर आएगा। मेरे ख्याल से लगभग 7 या 8 के आसपास आना चाहिए, 8 के लगभग में आएगा इसका उत्तर। तो इस हिसाब से ये प्रश्न हल होता है 2E। और उसके बाद एक और प्रश्न है, फिर उसके बाद आज का हिसाब किताब यहीं करेंगे समाप्त। अगला प्रश्न है, ये आप देख सकते हो, ये यहाँ पे है, यहाँ पे 2F। इसमें कहा है बहुलक निकालना। ये है प्रश्न 20, 40, 60, 80, 100, 140 तक गया हुआ है। तो बहुलक निकालने के लिए बस केवल 2 कॉलम की जरूरत होती है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। जो दिया है वहीं से आप बहुलक निकाल सकते हैं। वर्ग अंतराल दिया हो, पहले तो उसको लिख देते हैं 0 से 20। तो इस हिसाब से सबसे पहले हमने इस प्रश्न को उतार दिया। अब निकालना इसमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए आपको क्या करना रहता है? सबसे बड़ी बारंबारता चुननी होती है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? 12। तो जो सबसे बड़ा हो उसको कह देना है F1, उसको लिखना बीच में। अब इससे ठीक ऊपर जो होगा उसको कहेंगे F0 या F0। तो वो हो गया 10 और इसके ठीक नीचे जो है इसको कहेंगे F2। ये हो गया 6। सारी वैल्यू हो गई 0, 1, 2 का मान। अब इस सबसे बड़ी वाले के ठीक सामने जो छोटा वाला है उसे हम कहेंगे L। तो L का मान है 60, इसके ठीक सामने ही है। और इसके बीच में जो गैप है उसे कहना है H। तो H का मान इन्होंने दिया है 20, अंतराल जिसको कहें। अब सूत्र कौन सा इस्तेमाल होगा ये भी आप देख लीजिए। सूत्र इस्तेमाल होगा L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही सूत्र लगेगा और उत्तर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं क्या आएगा। L का मान 60, F1 12 है, F0 10, 2F1 मतलब 12 का डबल 24 माइनस F0 10 माइनस F2 6 और गुणे H 20 हो गया 60। और 12 में से 10 घटेगा 2, यहाँ आएगा 10 6 16, 24 में 16 घटाएंगे 8 गुणे 20। इसको अगर हल करेंगे तो 20 का 2 में गुणा 40 हो जाएगा, 40 में 8 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, यानी ये हो जाएगा 60 धन 5 बराबर हो जाएगा 65। ये हो जाएगा बहुलक। तो इस हिसाब से आपको प्रश्न लगाना होता है। जब भी बहुलक के सवाल लगाने हो तो आपको सबसे पहले बड़ी बारंबारता चुननी होती है, जिसको हम कहते हैं F1। उसके सामने जो छोटा वाला है ऊपर, ठीक ऊपर जो छोटा रहेगा, ठीक ऊपर छोटा के लाइन से तीनों एक साथ ही होते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 0 और ये हो गया 2। और ये जो F1 है इसके ठीक सामने आप आओगे, जो छोटी वाली लेनी है ये वाला। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए।